हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं माइनर पेपर DC3 का आपका सब्जेक्ट है जो मानव विकास की समझ, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैप्टर आपकी जो यूनिट 1 है वो हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यूनिट 1 जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 को समझा था, डिस्कस करा था। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो भी आपकी यूनिट 1 पे रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 2 को और चैप्टर 3 को। तो अगर आप DU सोल NC-वेब किसी भी यूनिवर्सिटी से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर NC-वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आसानी से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जाना कि जो आपका मानव विकास जो है वो किस तरीके से होता है, उसकी कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो है मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत एवं विमर्श। सबसे पहले हम जानते हैं मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। जैसे हमने जाना मानव विकास, पहले भी हमने पढ़ा कि मानव विकास जो है आपका वो जीवन भर चलता है। तो आपका बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक के बाद ये समाप्त नहीं होता, बल्कि आपका ये पूरा जीवन भर चलता रहता है मानव विकास। ठीक है, जैसे आप यहाँ इमेज में समझ पा रहे हैं, हर व्यक्ति आयु में कुछ ना कुछ नया सीखता है, बदलता है, अपने आप को अनुकूलित होता रहता है। वृद्ध व्यक्ति भी अपने अनुभव और दृष्टिकोण को समझता है और उसे विकसित करने में उसे मदद मिलती है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपका लाइफ टाइम तक चलता रहता है, जीवन भर तक चलता रहता है। बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक भी वो समाप्त नहीं होता, बल्कि आपके पूरे जीवन तक चलता रहता है। हर आयु में, हर अवस्था में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अपने आप को बदलते हैं, नए अनुभवों को आप प्राप्त करते हैं। और आपके जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो भी अपने अनुभवों को साझा करते हैं, दूसरों को समझाते हैं, ठीक है, अपने अनुभवों से, और एक दृष्टिकोण वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका इसमें है मानव विकास जो है आपका बहुआयामी है। जैसा हम पहले यूनिट 1 में भी जान चुके हैं कि जो आपका मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, वो हर क्षेत्र में आपका होता है। सिर्फ ये एक ही क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र में होता है। तो विकास के अनेक आयाम जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। शारीरिक विकास आपका मानसिक विकास को प्रभावित करता है, यानी अगर आप हेल्दी हैं तो आप मेंटली रूप से भी क्या कर सकेंगे, मानसिक रूप से भी आप क्या कर सकेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। वैसे ही आपका भावनात्मक अस्थिरता है आपके अंदर, आपका इमोशन डेवलपमेंट जो है अच्छे से नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, समाज के अंदर जो आपके रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, ये उसको प्रभावित करेगा। तो इसलिए विकास को एक संपूर्ण प्रक्रिया की तरह आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। वैसे ही थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है विकास जो होता है आपका बहुदिशात्मक होता है, यानी हर दिशा में आपको ये देखने को मिलता है। आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, विकास जो होता है वो हर दिशा में आपको देखने को मिलता है। इसमें आपकी एबिलिटी है, जो आपकी क्षमताएं होती है वो बढ़ती हैं, कुछ घट भी सकती हैं। तो किसी भी छात्र की जो स्मृति होती है, यानी जो मेमोरी होती है किसी भी स्टूडेंट की, इसमें इसके अकॉर्डिंग ये हो भी सकती है। एग्जाम्पल से समझे तो, एग्जाम्पल से हम समझे तो कोई भी स्टूडेंट है उसकी जो मेमोरी है वो अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो गति है वो धीमी भी हो सकती है। वैसे ही वृद्ध अवस्था में अगर हम ज्ञान और अनुभव की बात करें तो वृद्ध अवस्था में आपकी ज्ञान और अनुभव दोनों बढ़ते हैं, लेकिन जो आपकी शारीरिक शक्ति है वो कम हो सकती है। तो ये था आपका बहुदिशात्मक विकास, यानी आपकी हर क्षेत्र में, हर दिशा में आपका इसमें विकास होता है। उसके बाद है विकास आपका फ्लेक्सिबल होता है, डेवलपमेंट आपका फ्लेक्सिबल होता है, यानी लचीला होता है। विकास कैसा होता है आपका, लचीला होता है, यानी मानव क्षमताएं, प्रशिक्षण, सहायता और अनुभव के माध्यम से आपकी ये सुधारी जा सकती है। एग्जाम्पल से समझे तो यदि किसी विद्यार्थी को उचित मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा डायरेक्शन मिले, तो वो अपनी कमजोरियों को सुधार सकता है। विकास केवल स्थिर नहीं है, बल्कि आपका लचीला होता है, परिवर्तनीय, इसमें आप कर सकते हैं, परिवर्तन आपका हो सकता है। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट है उसको एक अच्छा मार्गदर्शन आप देंगे तो वो अपनी कमजोरी को सुधार के आगे बढ़ सकता है। तो वही आपका विकास जो है लचीला विकास कहलाता है। पांचवा पॉइंट जो है आपका विकास संदर्भ आधारित होता है, यानी इसमें
आपके अलग अलग संदर्भ जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो आपका विकास जो है वो ऐतिहासिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, आर्थिक संदर्भ हो, इन सब पे आपका ये निर्भर करता है। एग्जाम्पल से समझे तो एक बच्चे का जो विकास है वो गांव, शहर और गरीब, समृद्ध, पारंपरिक, आधुनिक परिवेश में अलग अलग ढंग से हो सकता है। यानी अगर कोई बच्चा है उसका डेवलपमेंट, वो अगर गांव में रहता है तो उसका डेवलपमेंट भी कैसा होगा, गांव के अकॉर्डिंग होगा, शहर में रहेगा तो शहर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, वैसे ही अगर उसकी कोई उसका जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है, यानी उसका जो कल्चर है, अलग अलग कल्चर के जो बच्चे हैं उनका भी जो डेवलपमेंट जो होगा वो आपका अलग अलग होगा। वैसे ही आपका जो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है आपका, वो है आपका विकास प्रकृति और पालन पोषण दोनों का परिणाम होता है। यानी जो आपका विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, उसमें आपका नेचर भी होता है और आपका उसमें न्यूट्रिशन यानी पालन पोषण दोनों का ही आपका परिणाम होता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण लगातार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। कोई बच्चा केवल जीन से नहीं बनता, यानी कोई भी बच्चा जो होता है वो जेनेटिक रूप से नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ना ही केवल उसके अंदर परावेश से होता है। ये दोनों ही मिलकर विकास को क्या करते हैं, एक दिशा देते हैं। यानी केवल जो आपका डेवलपमेंट है, कोई बच्चा अगर बन रहा है तो केवल आपका जेनेटिक रूप से नहीं बन रहा, अगर वो जेनेटिक रूप से बन रहा है तो उसको फिर पोषण भी चाहिए, पालन भी चाहिए। ठीक है, पालन पोषण न्यूट्रिशन होना जरूरी है और ये दोनों ही मिलके आपका फिर डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। उसके बाद है आपका प्रमुख विमर्श। अगर हम प्रमुख विमर्श की बात करें तो प्रमुख विमर्श का आपका पहला पॉइंट है कि प्रकृति बनाम पालन पोषण। यानी अगर हम बात करें, यह विमर्श पूछता है कि विकास पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव है या पर्यावरण का। यानी आपका जो प्रमुख विमर्श है ये क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो आपका विकास है, डेवलपमेंट है, वो आपका ज्यादा हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी को प्रभावित करता है या फिर आपके पर्यावरण यानी एनवायरमेंट को। तो आज ये माना जा सकता है कि दोनों का योगदान होता है। अगर हम उदाहरण से समझे तो यदि किसी बच्चे में कुछ प्राकृतिक योग्यता है तो उसका विकास जो होगा उसी अकॉर्डिंग होगा। उसे विकसित करने के लिए आपको सही शिक्षा और अभ्यास की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यानी अगर उसके अंदर वंशानुक्रम, अगर उसके अंदर हेरिडिटी है तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित करेगा। अगर उदाहरण से समझे तो कोई बच्चा है उसके अंदर कुछ प्राकृतिक रूप से योग्यता है, यानी सपोज दैट कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो आपको उसे उसके अंदर वो प्राकृतिक योग्यता को, उसकी एबिलिटी को और भी ज्यादा अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डेली प्रैक्टिस करानी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि नेचुरली उसे जीन्स से जो मिले, अपने जेनेटिक रूप से जो मिली, उसको ड्राइंग करने की एक अच्छी क्षमता मिली। यानी अगर किसी के मम्मी पापा किसी आर्ट में अच्छे हैं या ड्राइंग में अच्छे हैं या पढ़ने में अच्छे हैं, तो वो ही सारी हेरिडिटी से थ्रू, जीन्स के थ्रू आपके अंदर आती है वो सारी क्वालिटीज, और उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी है अच्छे से पेंटिंग करने की, कलरिंग करने की, और उसी को और भी ज़्यादा अगर आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो वो आपका अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो उससे और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, प्राकृतिक योग्यता कहाँ से आई, वंशानुक्रम से, और आपकी जो अभ्यास है, अभ्यास कहाँ से आया, आपका पर्यावरण से। तो ये था आपका प्राकृतिक बनाम अभ्यास। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है आपका सततता बनाम असततता। यानी आपका जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता है या कंटिन्यू नहीं चलता, अनियंत्रित चलता है। तो कुछ ऐसे हमारे फिलोसोफर्स हैं, कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि जो आपका विकास है वो कैसा चलता है, निरंतर चलता है, कभी रुकता नहीं है। कुछ का मानना है कि धीरे धीरे चलता है ये, और जबकि कुछ इसे क्या मानते हैं, एक चरणबद्ध तरीके से मानते हैं, यानी एक सीक्वेंस वाइज मानते हैं। तो भाषा विकास में आपको एक क्या दिखती है, क्रमिकता दिखती है, परंतु जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है ना, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, वो कई बार आपकी अवस्था के अकॉर्डिंग उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसलिए दोनों दृष्टिकोण ही आंशिक रूप से सही हो सकते हैं। यानी आपका, हम कह सकते हैं कि आपका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो निरंतर भी चल रहा है और वो धीरे धीरे भी चल रहा है, और वो क्रम वाइज भी होता है। क्योंकि अगर हम भाषा की विकास की बात करें, ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें आपको एक क्रमिकता दिखती है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल से समझाया था यूनिट चैप्टर 1 में कि अगर कोई बच्चा है तो सबसे पहले बोलने के लिए वो ध्वनियों को सीखता है, जैसे प ख ऐसे करके ध्वनियों को सीखता है, फिर वो उन्हें जोड़ता है, जैसे प प प प मा, इस तरीके से वो जोड़ता है। तो ये क्या है, आपका डेवलपमेंट का, भाषा के विकास की एक क्रमिकता है, एक सीक्वेंस है जो आपको दिख रही है। वैसे ही आपका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी जो आपकी मानसिक क्षमताओं से तर्क वितर्क की जो क्षमताएं होती है, लॉजिकली जो होती हैं, ठीक है, लॉजिकली जो डेवलपमेंट होता है वो आपका संज्ञानात्मक विकास में आता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। और हर अवस्था का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, और हर अवस्था का जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटे बच्चों में अलग देखने को मिलेगा,
और बड़े लोगों में अलग देखने को मिलेगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं जो आपका जो सेकंड पॉइंट है ना, सततता बनाम असततता, यानी आपका विकास निरंतर भी हो सकता है और अनिरंतर यानी धीरे धीरे भी हो सकता है। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है स्थिरता बनाम परिवर्तन। क्या आपको लगता है कि आपका जो डेवलपमेंट है उसमें एक स्थिरता है, एक स्टेबिलिटी है और उसमें चेंजेस है? तो ये प्रश्न जो हो सकता है वो आपका व्यक्तित्व और आपकी क्षमताओं को क्या कर सकता है, स्थिर इसमें आपकी रहती है। आपके अनुभव बदलते हैं, यानी अनुभव बदल रहे हैं तो वो आपका किस में आ गया, परिवर्तन में। और आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी एबिलिटीज है, क्षमताएं जो है, इसमें आपकी स्थिरता रहती है। कुछ व्यवहार स्थिर होते हैं, लेकिन शिक्षा, संबंध, पर्यावरण, आत्मचिंतन के कारण भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है सार्वभौमिक बनाम संदर्भ विशिष्ट विकास। यानी इसके अंदर आपकी जो विकासात्मक जो प्रक्रियाएं होती है ना, वो सभी मनुष्यों में समान है, लेकिन उनकी जो संस्कृति है वो उसे अलग रूप से दिखाती है। यानी जो आपका जो विकास है वो सार्वभौमिक है, सबके अंदर समान रूप से नेचुरली जो आपका डेवलपमेंट है वो चल रहा है, लेकिन जो आपकी संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसको वो क्या करता है, अलग दिखाता है। इसके बाद है आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में भी क्या होता है, किशोर अवस्था में किशोर अवस्था में भी होती है, सभी में होती है, लेकिन किशोरों में क्या होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उनकी जिम्मेदारी, स्वतंत्रता, सामाजिक भूमिका जो होती है वो संस्कृति के अनुसार उनकी भी बदलती रहती है। तो ये थे। अब हम बात करते हैं आपके विकास के अध्ययन का शैक्षिक महत्व। यानी आप जो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, इसका क्या मोटो है, शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में जो आप पढ़ रहे हैं विकास के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहली इंपॉर्टेंस यानी पहले महत्व की बात करें तो शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं को बेहतर समझते हैं। यानी अगर हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो आपके शिक्षक होंगे ना, जिस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हुआ होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। पाठ्यक्रम को आयु के अनुसार बनाना आसान होता है। अगर आपको पता चल गया कि किस बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो उससे क्या है कि आपको एक जो सिलेबस तैयार करना होगा हर आयु के अकॉर्डिंग, हर एज के अकॉर्डिंग, वो भी आसान होगा। फिर है आपका शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान किया जाता है। यानी आपकी जो लर्निंग प्रोसेस जो होता है, जो आपका शिक्षण होता है, इसमें आपकी जो इंडिविजुअल जो आपकी भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल जो आप अलग दिखते हैं दूसरों से, उसमें क्या किया जाता है, आपका सम्मान किया जाता है। अनुशासन को दंड की बजाय विकास के माध्यम के रूप से आपको समझाया जाता है। शिक्षा अधिक मानवीय होती है, संवेदनशील होती है और प्रभावी भी बनती है इससे। तो ये था आपका विकास के शैक्षिक महत्व। चैप्टर 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 जो है आपका, इसके अंदर हम बात करेंगे मानव विकास में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आपका परिवार है, फैमिली जो है, स्कूल जो है, और जो सोसाइटी, समाज जो है, उसकी क्या भूमिका है। अगर हम परिवार की भूमिका की बात करें मानव विकास में, तो परिवार बच्चे की सबसे प्राथमिक जो होती है, प्रथम जो सामाजिक अवस्था संस्था हम कह सकते हैं, ये होती है। यानी परिवार की जो भूमिका होती है वो सबसे पहली भूमिका होती है उसके बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये क्या करता है, आपको परिवार क्या करता है, आपको एक तरीके से भावनात्मक सुरक्षा देता है, आपकी भाषा का विकास करता है, आपके अंदर मूल्यों को विकसित करता है, और प्रारंभिक सामाजिक अधिगम भी आपको ये क्या करता है, प्रदान करता है। अगर हम इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो ये आपको प्रेम, देखभाल भी देता है, ठीक है, प्रेम भी देता है परिवार आपको, ठीक है, देखभाल करता है, आपको सुरक्षा देता है, आपके अंदर एक अपनापन देता है, अनुशासन और अच्छी आदतों को भी विकसित करता है, मूल्यों का संचार करता है। भाषा और संप्रेषण की नींव भी आपको अपनी फैमिली से मिलती है, परिवार से मिलती है। और सामाजिक भूमिकाओं की शुरुआत भी आप कहाँ से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं। तो अगर हम इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझे तो बच्चा सबसे पहले परिवार में ये सीखता है कि उसे कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या सही है, क्या गलत है, और दूसरों के साथ संबंध जो है वो कैसे बनाने हैं। परिवार का वातावरण यदि सहयोगी है तो बच्चा भी कैसा बनता है, कॉन्फिडेंटल बनता है, यानी आपका आत्मविश्वासी बनता है। अब हम बात करते हैं परिवार का प्रभाव। सकारात्मक परिवार का प्रभाव क्या होता है कि बच्चे के अंदर आत्मसम्मान उसके अंदर क्या होता है, विकसित करता है, सकारात्मक प्रभाव जो परिवार का होता है। फिर इसके साथ साथ आपका इसमें भावनात्मक स्थिरता आती है, ठीक है, भावनात्मक स्थिरता आती है, अच्छा व्यवहार करना सीखता है बच्चा, जिम्मेदारियों को समझता है, सुरक्षा की इसमें भावना विकसित होती है। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, नकारात्मक परिवार का प्रभाव कैसा होता है। नकारात्मक प्रभाव है यानी अगर परिवार के अंदर आपको एक कह सकते हैं हम स्वतंत्रता नहीं है, एक अपनापन नहीं है, अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और
आपस में कोई बातचीत मतलब समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, परिवार के लोग अगर बच्चे को समझ नहीं पा रहे तो बच्चे के अंदर क्या होगा, एक भय उत्पन्न होगा, असुरक्षित महसूस करेगा वो, उसके अंदर आक्रामकता आ जाएगी, उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी होगी, और वो समाज की जितनी भी कठिनाइयां होती है ना, समाज में सोसाइटी में भी इंटरेक्शन करने में भी वो क्या करेगा, झिझकेगा, हेजिटेट होगा। तो नकारात्मक परिवार के प्रभाव मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं विद्यालय की भूमिका क्या होती है। विद्यालय क्या होता है, एक औपचारिक संस्था होती है जहाँ पे हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, हम अनुशासन यानी डिसिप्लिन सीखते हैं, लाइफ के जो आपके मूल्य होते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं, सहयोग सीखते हैं, और एक हमारे अंदर एक नागरिकता विकसित होती है। ठीक है। अब हम इसके कार्यों की बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय क्या करता है, आपको व्यवस्थित शिक्षा देने में मदद करता है, आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है, आपको जो शिक्षित करता है, एक व्यवस्थित शिक्षा देता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, सामाजिक कौशल को भी आपके विकसित करता है। ठीक है, नैतिक और नागरिक शिक्षा भी आपको ये देता है, आपके अंदर एक प्रतिभा की पहचान भी बनाता है, और आपके सहपाठी जो होते हैं आपकी अंतर्क्रिया भी इससे प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय केवल आपका परीक्षा पास करने की जगह नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम देने की वो जगह नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका भी क्या हो रहा है, उसका भी एक तरीके से बिल्डअप हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, कक्षा का वातावरण कैसा है, खेल कूद का स्थान है स्कूल में या नहीं है, विद्यालय में, ये सब, और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, समूह कार्य हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये ऑल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट आपका कहलाता है। विद्यालय सिर्फ आपका क्या कर रहा है, सिर्फ परीक्षा नहीं ले रहा, आपके सिर्फ एग्जाम्स नहीं ले रहा, बल्कि वो ये सारे डेवलपमेंट जो है इनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम बात करते हैं विद्यालय का योगदान क्या है। अगर हम विद्यालय के योगदान की बात करें तो विद्यालय आपको बौद्धिक विकास करने में मदद कर रहा है, भाषा विकास करने में मदद कर रहा है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आत्मविश्वास और अनुशासन और उत्तरदायित्व, ये सारे क्या कर रहा है, आपके अंदर ये एक तरीके से योगदान दे रहा है। आपको बौद्धिक रूप से सक्षम बना रहा है, आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कर रहा है, आपको सामाजिक विकास भी कर रहा है, लोगों के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये भी सिखा रहा है, समाज में कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये भी सिखा रहा है। नैतिक मूल्य यानी आपके अंदर दया, करुणा, ठीक है, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ों को ये क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास यानी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है। अनुशासन और उत्तरदायित्व भी ये आपका क्या कर रहा है, यानी आपको डिसिप्लिन भी सिखा रहा है। अब हम बात करते हैं समाज की भूमिका क्या होती है। समाज की भूमिका की अगर हम बात करें, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो समाज क्या करता है, नियमों को बनाता है। सोसाइटी हमारी क्या कर रही है, नियमों को बना रही है। संस्कृति, मीडिया, धर्म, सहपाठी और संस्थाओं के माध्यम से बच्चे को क्या होता है, बच्चा प्रभावित होता है, यानी अपनी संस्कृति से प्रभावित होता है, समाज के नियमों से प्रभावित होता है, अपने धर्म से प्रभावित होता है, धर्म के बारे में सारी चीजें सीखता है, उसके जो सहपाठी होते हैं, जितने भी उसके मित्र होते हैं, उनसे सीखता है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिससे बच्चे को क्या होता है, प्रभावित वो होता है, अपना डेवलपमेंट करता है। अब इसके मुख्य प्रभाव जो होते हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट पे कैसे पड़ते हैं ये भी जानते हैं। तो सबसे पहला जो प्रभाव है आपका वो क्या है कि सामाजिक नियम और अपेक्षाएं वो सीखता है। बच्चा क्या कर रहा है, समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन कर रहा है और समाज की क्या अपेक्षा है उससे ये भी जान रहा है। सांस्कृतिक पहचान बनाता है वो अपनी, लिंग भूमिकाएं निभाता है, अगर लड़की है तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना कार्य करेगी। ठीक है, और अगर लड़का है तो उसे समाज में किस तरीके से रहना है वो बताता है। तो ये आपका लिंग भूमिका भी आपकी क्या करती है, बताती है समाज के अंदर रह के आपको किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना है। अवसर और संसाधन समाज के थ्रू ये भी बताता है कि आपके पास कौन कौन से अवसर है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, संसाधन है, और सामाजिक समर्थन आप किस तरीके से दे रहे हैं, सामाजिक मूल्यों का किस तरीके से पालन कर रहे हैं। तो बच्चा केवल परिवार, विद्यालय से नहीं बल्कि समाज से भी सीखता है। मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, पड़ोस, समुदाय और सामाजिक वातावरण भी उसकी सोच और उसके व्यवहार को क्या करती है, आकार देती है, उसको एक शेप देती है, उसको बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सकारात्मक समाज कौन सा होता है और नकारात्मक समाज कौन सा होता है। सकारात्मक समाज में आपको समानता देखने को मिलती है, समावेशन देखने को मिलता है, बाल अधिकार देखने को मिलते हैं, सुरक्षा देखने को मिलती है, और विकास के अवसर भी आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं किसमें, सकारात्मक समाज में। वहीं नकारात्मक समाज की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि नकारात्मक समाज में आपको भेदभाव देखने को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और हिंसा देखने को मिल सकती है, असमानता देखने को मिल सकती है, रूढ़ियां देखने को मिल सकती है, अवसरों की कमी देखने को मिल सकती है। तो ये सारा आपका नकारात्मक उसमें आता है समाज में। अब हम बात करते हैं त्रिकोणीय संबंध। त्रिकोणीय संबंध क्या होता है, यानी एक ट्रायंगुलर जो आपका वो होता है, रिलेशन होता है, वो क्या होता है, कि त्रिकोण की अगर हम बात करें, ट्रायंगुलर शेप की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी फैमिली, आपका स्कूल और आपकी सोसाइटी, ये तीनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, एक बच्चे को, ठीक है, एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए
काम कर रहे हैं, उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये कार्य कर रहे होते हैं। यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए आपका फैमिली, स्कूल और सोसाइटी तीनों ही क्या कर रहे हैं, आपका एक तरीके से उसमें योगदान दे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि एक परिवार जो है वो अच्छा है और विद्यालय क्या है, सहयोगी है, ठीक है, सहयोगी नहीं है तो विद्यालय अच्छा है लेकिन समाज क्या है, असुरक्षित नहीं है, तो विकास में क्या हो सकती है, बाधा हो सकती है। इसलिए तीनों के बीच में जो होता है समन्वय आपका, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपका जो ये त्रिकोण संबंध है उसके अंदर आपका परिवार, विद्यालय, समाज, ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। अगर परिवार अच्छा है, स्कूल अच्छा नहीं है, तो इससे क्या होगा, विकास में उसकी बाधा आ सकती है, डेवलपमेंट रुक सकता है। अगर विद्यालय अच्छा है, समाज सुरक्षित नहीं है, तो भी विकास में बाधा आ सकती है। तो ये तीनों जो आपके वो है, तीनों जो बिंदु है, ये तीनों की तीनों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फैमिली के साथ साथ आपकी जो सोसाइटी है, आपका स्कूल जो है, इन तीनों के बीच में एक समन्वय आवश्यक होना ज़रूरी है, तभी जो है आपका जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी यूनिट नंबर 1, जिसमें आज हमने डिस्कस करा चैप्टर नंबर 2 को और चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मैंने आपको सारे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए सभी उसके नोट्स ना, इसके चैप्टर यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 1 के चैप्टर 1, 2, 3 को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 को हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, उसके बाद आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करा चैप्टर नंबर 1 और 2 को। तो मैंने जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 2 और 3 के, ठीक है, 2 और 3 के चैप्टर को हमने आज डिस्कस करा यूनिट नंबर 1 के। तो अगर सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट हमें DM करके भी पूछ सकते हैं। और डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।